Hello everyone, Namaskar. Welcome to my class. Myself Satyabrat Upadhyay and I am geography teacher. Today I am going to take lecture on geography और इसमें हम बात करेंगे मेंस आंसर राइटिंग के बारे में। मेंस आंसर राइटिंग, ठीक है। देखो, मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपके पास दो चीज होना चाहिए। पहला, सिलेबस। मेंस का सिलेबस आपको पता होना चाहिए। दूसरा, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। यदि सिलेबस आपको पता है अच्छे से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करीब आपको मेंस का 10 साल 15 साल का क्वेश्चन आप देख लिए हैं, उसको समझ लिए हैं, आत्मसात कर लिए हैं, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो आई थिंक आपका मेंस आंसर राइटिंग अच्छा है। इसको और भी इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। सिलेबस को कहा गया है प्रीएम्बल ऑफ यूपीएससी। इसे प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसी तरीके से प्रीएम्बल ऑफ यूपीएससी। सिलेबस बहुत ही सारगर्भित होता है। मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा, खोलूंगा इस चीज को। और PYQ, अगर यह आपका अच्छे से तैयार है तो मान के चलिए कि 60 to 70% आपका प्रिपरेशन हो चुका है, राइट। तो इसमें हम इस डेमो क्लास में आपको मैं ज्योग्राफी नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि यह फर्स्ट क्लास है। तो इसमें हम सिर्फ चर्चा करेंगे, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसमें कुछ डिस्कशन करेंगे, खोलना सीखेंगे, कैसे टॉपिक्स को इंटरलिंक किया जाता है, ठीक है। और उम्मीद करूंगा कि आपको भी बहुत आनंद आएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। देखो, हमारा जो सेंटर पॉइंट होगा, केंद्र बिंदु, वो ज्योग्राफी होगा। ज्योग्राफी को कैसे हिस्ट्री से कनेक्ट किया जाए, या ज्योग्राफी कैसे हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, जब तक जोड़ना नहीं सीखेंगे तब तक आंसर राइटिंग नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर मेन सिलेबस की बात करें तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री दोनों पेपर 2 में आता है। तो पहले तो यह पता होना चाहिए कि पेपर 2 में क्या है, पेपर 3 में क्या है, पेपर 4 में क्या है, ठीक है। ये आपको सिलेबस पता होना चाहिए, तभी आप आंसर राइटिंग अच्छा से कर पाओगे जोड़ करके, ठीक है। तो पेपर 2 में ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री दोनों आता है। अब इसमें हम बात करेंगे कि ज्योग्राफी जो है हिस्ट्री से कैसे जुड़ा हुआ है, और हिस्ट्री में एंशिएंट होता है, मिडाइवल होता है, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री। 4 हिस्ट्री को हम पढ़ते हैं, और चारों हिस्ट्री ज्योग्राफी से कैसे जुड़ा हुआ है, इस पे हम विस्तृत चर्चा करेंगे। और इसमें जो फोकस होगा हमारा ना, मतलब कि चारों जो हिस्ट्री है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, जो फोकस एरिया होगा हमारा इसमें चारों में, राइज ऑफ एम्पायर, साम्राज्य का उदय। इसमें सरप्लस के अकॉर्डिंग हम इसको एनालिसिस करेंगे। इसमें क्लासेज हैं, आर्ट एंड कल्चर। जो हमारा कोर फोकस एरिया रहेगा यही 3 रहेगा। बाकी वर्ल्ड हिस्ट्री में हम क्या देखते हैं, इसमें डिवीजन ऑफ वर्ल्ड, ठीक है।
फर्स्ट वर्ल्ड, सेकेंड वर्ल्ड, थर्ड वर्ल्ड, ठीक है, जो डिवीजन ऑफ वर्ल्ड कॉन्सेप्ट है, अलग अलग वर्ल्ड्स, इन तीनों कॉन्सेप्ट को जियोपॉलिटिकल थ्योरी के संबंध में पढ़ेंगे। एंड फाइनली जियोपॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स में बॉर्डर डिस्प्यूट्स में फॉर एग्जांपल अफ्रीका एक उदाहरण ले लेते हैं, दूसरा इंडिया एंड पाकिस्तान। ओके, तो ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, मेंस पेपर 2 का एक स्ट्रक्चर है कि भूगोल को इतिहास के साथ कैसे जोड़ करके देखें, या हमारा दृष्टिकोण भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए। ठीक है, इतिहास को जन्म देने के लिए भौगोलिक परिस्थितियां जिम्मेदार होती हैं, ये कीवर्ड्स है, इसी को समझना है, राइट। तो एक एक करके हम इस पर डिस्कशन करते हैं, बहुत आनंद आएगा आपको। अब देखो, राइज ऑफ एम्पायर पहला देखते हैं एनिशिएंट पीरियड के हिसाब से। राइज ऑफ एम्पायर होने के लिए सरप्लस चाहिए, सरप्लस, रिसोर्स, सरप्लस रिसोर्स। भाई यूएस ने इराक पे क्यों हमला किया? क्योंकि उसे तेल चाहिए। यूएस किसी भी देश पे यदि अटैक करता है या उस पर प्रभाव जमाना चाहता है तो उसका सबसे पहला रीजन होता है रिसोर्स, रिसोर्स सरप्लस। ये नया फंडा नहीं है, ऐसा नहीं कि ये मॉडर्न में फंडा, मॉडर्न का ही फंडा, ये प्राचीन काल से चली आ रही है। ये सरप्लस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोश, सरप्लस अगर है आपके पास तो और ताकतवर बनना चाहेंगे, और शक्तिशाली बनना चाहेंगे, और चाहेंगे कि और भी बड़ा साम्राज्य बने, राइट। तो राइज ऑफ एम्पायर के लिए सरप्लस एक आवश्यक अंग है, सरप्लस रिसोर्स, और रिसोर्स इज द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। बिना ज्योग्राफी का हिस्ट्री बन ही नहीं सकता है, राइट। दूसरी बात कि भौगोलिक परिस्थितियां, भौगोलिक परिस्थितियां, ज्योग्राफिकल कंडीशन, ये दो इंपॉर्टेंट चीज, सरप्लस एंड ज्योग्राफिकल कंडीशन। मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा, इस चीज को खोलूंगा। देखो, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं एनिशिएंट पीरियड को जोड़ करके, ठीक है। ये देखो भारत है, और भारत में जितने भी अटैक्स हुए हैं, इन्वेजन हुए हैं, उसके पीछे की जो भौगोलिक परिस्थितियां, उस समय कौन कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां जिम्मेदार थी। थोड़ा सा इसमें हम मैप बनाते हैं। देखो, ये है आपका ग्रेटर हिमालय, दिस इज द लेसर हिमालय, ठीक है, एंड फाइनली दिस इज द शिवालिक रेंज। तीन हिमालय का विस्तार जो है पश्चिम से पूरब दिशा में है, और तीनों जो है यहाँ पामीर नाट पे आकर के मिलते हैं, और यहाँ से हिमालय का विस्तार पश्चिम दिशा में भी होता है, जिसको हम बोलते हैं हिंदुकुश पर्वत, राइट, हिंदुकुश। तो हिमालय कुछ इस प्रकार से दिखता है, ये जो शेप है, ये जो शेप है ना, इस तरीके से हिमालय।
एक्चुअल शेप यही है हिमालय का, ठीक है। तो ये देखो यहां पे क्या है कि दो पास है जिसको दर्रा बोलते हैं। ये है खैबर, ये है बुलान। हिमालय जो है उत्तर दिशा में जो है काफी ऊंचा है, इसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है, दुर्गम है। जितने भी पासेज हैं उत्तरी दिशा में वो सब सालों भर बर्फ से ढके रहते हैं। और प्राचीन इतिहास में, प्राचीन काल में इसको पार करना, इस हिमालय को, उत्तरी दिशा वाला जो हिमालय है उसको पार करना संभव नहीं था, क्योंकि उस समय तकनीक का विकास नहीं था, ठीक है। इस वजह से इस दिशा में भारत में जो इन्वेजन हुआ या होना चाहिए वो नहीं हुआ। होगा इन्वेजन? नहीं होगा। ठीक है, नो इन्वेजन। लेकिन जो हिमालय का पश्चिमी विस्तार था, पश्चिमी विस्तार यानी कि ये जो पाकिस्तान वाला जो एरिया है, पाकिस्तान भी तो उस समय भारत का हिस्सा था, तो यहाँ पे हिमालय की ऊंचाई जो है बहुत ज़्यादा नहीं है। हिंदुकुश पर्वत की जो ऊंचाई है वह एवरेज जो हाइट उसकी है 800 से 1000 मीटर, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं होती है, राइट। दूसरी बात है कि खैबर और बोलान दो बिल्कुल स्पष्ट दर्रे मिलते हैं जो कि भारत में आने के लिए आक्रमणकारियों को मार्ग प्रशस्त किया, अट्रैक्ट किया, फैसिलिटेट किया, ठीक है। तो अब ये बताओ कि प्राचीन इतिहास में जितने भी इन्वेजन हुए हैं, ग्रीक, हूण, शक, कुषाण, ये सारे इन्वेडर्स सेंट्रल एशिया से आए हैं, इधर से आएंगे ना, अंदर में इधर से आएंगे। अगर इस पास को, एक केस स्टडी है कि इस पास को मतलब बंद कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में ये पास न रहता, जैसे उत्तरी हिमालय है उसी प्रकार से हिंदुकुश भी रहता जो हिमालय का विस्तार है, तो क्या इन्वेजन होता भारत में? नहीं। शायद भारत की जो संस्कृति होती और ज्यादा शक्तिशाली, ठीक है, समृद्धशाली होती, भारत में एकता की भावना और ज्यादा होती, परंतु इस पास ने भारत की हिस्ट्री को चेंज कर दिया, इन्वेडर्स को आने का मौका दिया, राइट। तो जितने भी इन्वेजन हुए हैं भारत में सब इसी मार्ग से हुए हैं, खैबर और बोलान से, राइट। ये हुआ एशियन पीरियड की बात। अब बात करते हैं मिडाइवल, मध्यकालीन। मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास में भी जितने भी इन्वेडर्स आए हैं वह इसी पास से आए हैं, चाहे वह तुर्की हो, अरब हो, ठीक है, मुगल हो, सब सेंट्रल एशिया से आए हैं, ठीक है। और यही वाला रास्ता चुने हैं जो कि प्राचीन इतिहास में इन्वेडर्स इसी रास्ते से आए हैं, सेम इसी को फॉलो किए हैं लोग भी, और आ करके इंडिया में प्रवेश किए हैं। दूसरी बात कि आ क्यों रहे हैं, यह तो हो गया ज्योग्राफिकल बैरियर, एक खास तरह का ज्योग्राफिकल टोपोग्राफी ने उनको आने का मार्ग प्रशस्त किया, इस वजह से वो लोग आ पाए। परंतु जितने लोग थे ना, आने के पीछे का जो रीजन था वो सरप्लस
सरप्लस रिसोर्स, कोष, कोष की तलाश में। कोष, भाई जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है ना, वह दूसरे पर शासन करना चाहता है, कैप्चर करना चाहता है, क्योंकि उसी कोष से मिलिट्री को मजबूत करना है, उसी कोष से वहां की पॉपुलेशन को मजबूत करना है, ठीक है, उसी कोष से हथियार का निर्माण करना है। एक राजा कभी संतुष्ट नहीं हो सकता है। अगर राजा संतुष्ट हो जाए ना, तो अपने राज्य सीमा का विस्तार कभी नहीं कर सकता। तो कहा गया है कि राजा को कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये सरप्लस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सरप्लस रिसोर्स क्या है? पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। ये हिमालय में दर्रा जो है पास, इनको आने के लिए आमंत्रित किया। दिस इज द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। माउंटेन इज द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। तो हम ये कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकल कंडीशन एक खास तरह के इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है, एक खास तरह के माहौल को क्रिएट करता है, एक खास तरह के लोगों को आने के लिए आमंत्रित करता है, ठीक है। अब बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। देखो, मॉडर्न हिस्ट्री में क्या है कि मॉडर्न हिस्ट्री में जितने भी इन्वेजन हुए हैं, यूरोपियन भारत में आए हैं, उन जो वो लोग आए हैं ना, उनको आने के लिए इस रूट की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये जो हिमालय का विस्तार है, यहाँ पे पासेस हैं, इनकी जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि एक और रास्ता तैयार हो गया था। यहां से स्वेज कैनाल ओपन हो गया, ठीक है। स्वेज कैनाल ओपन हो गया। स्वेज कैनाल के समुद्री मार्ग का खोज, स्वेज कैनाल यहां ओपन हो गया। इस वजह से ये लोग इस रास्ते से भारत में प्रवेश किए। यूरोपियन यहां पे आ गए अरब सागर में, ठीक है। पुर्तगाली आए, फ्रेंच आए, अंग्रेज आए, आपस में लड़े भिड़े खूब, ठीक है। यहां पे फ्रेंच आए हैं पहले इस एरिया में, फ्रेंच से लड़ाइयां हुई अंग्रेजों की। अंग्रेज सबसे पहले कहां गए? बंगाल गए, यहां पे, ठीक है। बंगाल में इसलिए गए कि बंगाल रिच था, धनी था, रिसोर्स वहां ज्यादा था ना। तो मैं बोला ना कि रिसोर्स, सरप्लस रिसोर्स। सभी लोगों की चाहत होती है कि हमें रिसोर्स मिले। 80% लड़ाइयां रिसोर्स की तलाश में ही होती हैं। तो सबसे ज्यादा रिसोर्स कहां है? बंगाल में। यहां कैप्चर हुआ, यहां आर्मी ये लोग मजबूत किए। फिर उसके बाद क्या किए? ये देखो, ये जल है, वाटर है, बे ऑफ बंगाल है ना, ये सब, ये अरब ओशियन है। उसके बाद किसको कब्जा किए? मैसूर। मैसूर की लड़ाई हो रही है अंग्रेजों से। फिर किसको करेंगे? बंबई प्रांत को कैप्चर करेंगे। फिर किसको करेंगे कैप्चर? सिंध को करेंगे। फिर किसको? पंजाब को। देखो, किनारे किनारे पूरा घेरों की नीति बन रही है। ये घेरों की नीति, फेंसिंग हो रही है। आज जब ये सारे किनारे किनारे जो कैप्चर हो गया, तो यहाँ पे यूपी का जो एरिया है, अवध प्रांत, ये भी कैप्चर हो गया हड़प नीति और कौन कौन नीति से। अगर सपोज एक उदाहरण लेते हैं कि अगर ये वाटर ना होता, वाटर बॉडी ना होता, मतलब भारत के कुछ पड़ोसी और देश होते, तो क्या अंग्रेज यहां डायरेक्ट आ पाते? इस जगह पे नहीं आ पाते ना, बंगाल में नहीं आ पाते। तो भारत की हिस्ट्री कुछ और होती। यह इस वाटर ने, क्योंकि सी रूट से आए थे ये लोग, अंग्रेज सी रूट से आते आते ये लोग देखे सबसे सुगम कहां है कैप्चर करना? बंगाल को। किसी देश को कब्जा करना है तो सबसे पहले उसके कोस्ट को कब्जा करो, बंदरगाह पे कब्जा करो,
सारे व्यापार तो बंदरगाह से हो रहे हैं ना। यहां कब कैप्चर, ये भी कैप्चर हुआ, मैसूर, बंबई प्रांत कैप्चर हुआ, सिंध, पंजाब। अब बचा क्या? यहां की आर्मी क्या कर लेगी? अंग्रेजों की। तो अंग्रेजों का जो भारत में उदय या जो शासन हुआ है या इनका जो इन्वेजन हुआ है, यह इस मार्ग से थोड़ा डिफर है जो एनिशियंट पीरियड में और मेडुअल पीरियड में हुआ है, उससे थोड़ा सा अलग है। क्योंकि उस समय की ज्योग्राफी कुछ और थी। ज्योग्राफी क्या थी कि ये जो स्वेज कैनाल खुल गया, इस वजह से ज्योग्राफी चेंज हो गई। तो देखिए, डिफरेंट डिफरेंट ज्योग्राफिकल कंडीशन, डिफरेंट डिफरेंट साम्राज्य उदय को प्रोत्साहित कर रहा है, राइट। तो इस तरह से हम मेंस को समझते हैं, मेंस के सिलेबस को समझते हैं और इंटरलिंक करते हैं एक दूसरे से। जब तक आप लिंकेज करना नहीं सीखोगे तब तक आंसर राइटिंग नहीं बनेगा। अब जैसे एक उदाहरण वो लेते हैं कि जितने भी ये क्लासेस हुए हैं, इस दौरान क्लासेस तो हो रहे हैं ना भाई। देखो, ये सारे क्लासेस क्या हुआ, इधर से ही हो रहे हैं। इन्वेजन इधर से होगा तो क्लासेस कहां होगा? इसी फ्रंट पे होगा। इस फ्रंट पे क्लासेस हमेशा होते रहेंगे। और सबसे कम क्लासेस कहां होंगे? जो सबसे सुदूर क्षेत्र होगा। ये सब अनटच्ड एरिया है इन्वेजन से। जो बाहरी आक्रमणकारी आए हैं उनसे यह अछूता है, क्योंकि ये दूर है, सुदूर क्षेत्र में है। सबसे सरल मार्ग क्या है कि यहीं पे कैप्चर करो, क्योंकि यहां राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है। उसके बाद धीरे धीरे इधर एंट्री करेंगे लोग, बंगाल की तरफ आएंगे। लेकिन यहां पे क्या है कि ये काफी दूर है। दूसरी चीज की यहां पे भी एक साम्राज्य हुआ करता था भारत, दक्षिण भारत में, तो इनका भी एक अपना साम्राज्य था। तो इनसे संघर्ष उतना ज्यादा नहीं हो पाया जितना कि उत्तर क्षेत्र के राज्यों से हुआ संघर्ष। तो उसमें भी सबसे ज्यादा संघर्ष अगर क्लासेस हो रहे हैं तो इस क्षेत्र में हो रहे हैं, पश्चिमोत्तर। तो इस यहां पे क्या है कि देखो कि यहां पे लड़ाइयां लड़ी जा रही हैं। जो उनके संतान आएंगे वो भी लड़ेंगे, फिर उनके भी संतान लड़ेंगे। तो आप देखो ना कि एनिशियंट पीरियड में जो यहां के लोग हैं लड़ने वाले, उनके जो बेटे हैं वो मेडुअल में लड़ेंगे, उनके बेटे किस में लड़ेंगे? मॉडर्न में। मॉडर्न में तो खैर अलग रूट है आने का भारत में, लेकिन हम सिर्फ कंसिडर करते हैं कि एनिशियंट मेडुअल में तो जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं वो सबसे ज्यादा यहीं पे हुई हैं। तो क्या होगा? यहां के लोग सबसे ज्यादा कॉम्बेटिव होंगे, राइट, लड़ाकू होंगे। तो क्या कारण है कि सबसे ज्यादा स्पोर्ट्समैन पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से निकलते हैं? रीजन क्या है? क्योंकि ये लोग, इनके जो फोर फादर, जो इंसेस्टर, इनके पूर्वज लड़ाकू हुआ करते थे, लड़ते थे ड्यूरिंग इन्वेजन। इस वजह से जो यहां की जो अभी की जो जनरेशन है वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाली इसीलिए है क्योंकि इनके डीएनए में है ना लड़ना, ठीक है। इसीलिए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से ज्यादा स्पोर्ट्समैन आते हैं। यह यूपीएससी का क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको इस तरह से सोचना है, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू सोचना है, राइट। ये हो गया राइज ऑफ एम्पायर एंड क्लासेस। दूसरी बात की एक और उदाहरण लेते हैं। ये तो हमने एक्सटर्नली देखा कि इन्वेजन एनिशियंट में, मेडुअल में, ठीक है, मॉडर्न में जितने भी इन्वेजन हुए हैं, मतलब एक्सटर्नली अटैक्स हुए हैं। हम इंटरनली थोड़ा सा बात कर लेते हैं भाई। इंटरनली अगर एनिशियंट पीरियड में देखें तो 16 महाजनपद की बात कौन करेगा? 16 महाजनपद, 16 महाजनपद में मगध सबसे स्ट्रांग राज्य हुआ करता था, सबसे स्ट्रांग महाजनपद था। और इसका केंद्र बिहार में,
यहां पे कुछ। तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग क्यों था, इसके पीछे का कारण सरप्लस। क्या कारण था? सरप्लस रिसोर्स। और सरप्लस के पीछे का रीजन क्या होता है? अगर ज्योग्राफिकल कंडीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई देखो, ये एरिया गैंजेटिक प्लेन में आता है, बिहार का जो क्षेत्र है, ठीक है। यहां की क्लाइमेट क्या है? यहां की क्लाइमेट जो है बहुत अच्छी है। क्लाइमेट बहुत अच्छी है। एग्रीकल्चर कैसी है? बहुत अच्छी है, क्योंकि गैंजेटिक प्लेन है ना, ठीक है। गैंजेटिक प्लेन में क्या है? नदियां हैं, वाटर की समस्या तो है नहीं, वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा है, तो वाटर भी ज्यादा है, ठीक है, वाटर भी ज्यादा है। सॉइल, क्वालिटी ऑफ सॉइल एलुवियल सॉइल है। क्यों? क्योंकि गंगा का प्लेन है, मैदान है। बिहार ना नदियों से परेशान रहता है। तो उस समय प्राचीन इतिहास की बात करते हैं, महाजनपद काल की बात करते हैं, उस समय वहां की सॉइल, वाटर, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट, ये सब अच्छे हैं। फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को काट करके क्या किया गया? खेती लायक जमीन बना दिया गया। सॉइल अच्छी है ही, वाटर अच्छी है, एग्रीकल्चर अच्छी है, तो ये सारे मिलकर क्या बनेंगे? एक अच्छा सरप्लस बनेगा, सरप्लस रिसोर्स बनेगा। और जब सरप्लस रिसोर्स बन गया तो साम्राज्य खड़ा हो गया, ठीक है, साम्राज्य का उदय हो गया। और कौन सा साम्राज्य? मगध। अब जब व्यक्ति के पास सरप्लस आता है तो चाहता है कि किसी और का भी हड़प लें, आसपास के राज्यों को भी हड़प लें, निगल जाएं। मगध ने वही किया, आसपास के राज्यों को भी निगल लिया, कलिंगा तक आ गया, ठीक है। क्या किया अशोक ने? कलिंगा को हराया। तो इस तरह से साम्राज्य का उदय होता है सरप्लस की तलाश में। और जब साम्राज्य बन गया तो और बड़ा सरप्लस चाहिए, और बड़ा साम्राज्य चाहिए, और ज्यादा विस्तार चाहिए। तो इस तरह से विस्तार होता है भाई। और भी तो महाजनपद थे, लेकिन वो स्ट्रांग ज्यादा नहीं हो पाए, क्योंकि ये सारी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वहां पे नहीं थी भाई। क्लाइमेट में क्या है? विंटर भी है, समर भी है, रेन भी है। विंटर है तो चावल हो गया, समर है, गर्मी का मौसम है तो रबी क्रॉप हो गया। तो सारे क्रॉप हो रहे हैं ना। प्राचीन इतिहास में देखा जाए तो खेती ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी रिसोर्स के रूप में। जिसके पास ज्यादा एग्रीकल्चर है वही शक्तिशाली होता था, ठीक है। पानी की समस्या बिहार में तो बिल्कुल है ही नहीं, इतनी नदियां हैं वहां पे कि हमेशा बाढ़ से डूबा रहता बिहार, ठीक है। राजगीर की पहाड़ी पे क्या है? आयरन ओर है। आयरन ओर से क्या बनेगा? लोहा बनेगा। लोहा से क्या बनेगा? हथियार बनेंगे, कुल्हाड़ी बनेंगे, कटिंग टूल्स। और उस कटिंग टूल से क्या होगा? फॉरेस्ट को काटा जाएगा। फॉरेस्ट को काट करके खेती लायक जमीन बनाई जाएगी और उसमें खेती होगी। खेती से क्या होगा? उपज होगा। उपज से क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, बचत होगा, सरप्लस होगा, साम्राज्य तैयार हो गया। तो इस तरह से साम्राज्य उदय होता है और इसके लिए खास तरह की ज्योग्राफिकल कंडीशन जिम्मेदार होती हैं। तो मेरा आपको समझाने का मकसद यह है कि हिस्ट्री कैसे कनेक्टेड है ज्योग्राफी से। और इस तरह से अगर यदि आप सोचते हो, इस तरह से आपका विचार जन्म लेता है, तो आप एक अच्छा आंसर राइटिंग कर सकते हो। और यही प्रैक्टिकल अप्रोच है। किताबों में तो बहुत सारी बातें लिखी रहती हैं, बट एग्जामिनर किताबी बातें नहीं पसंद करता है। वो चाहता है कि आप अपने मन से कुछ अच्छा लिखो, जोड़ के लिखो, राइट।
अब देखो अगला जो बचा हुआ है इसमें है आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर, देखो आर्ट एंड कल्चर आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड कल्चर को समझते हैं कि यह ज्योग्राफी से कैसे जुड़ा है। ठीक है, देखो आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री का पार्ट है, सिलेबस में देखें तो हिस्ट्री का पार्ट है ये, बट यह ज्योग्राफी से कैसे कनेक्टेड है। आर्ट एंड कल्चर यह ज्योग्राफी से कैसे कनेक्टेड है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा इस चीज को। देखो ये है आपका दक्कन ट्रैप। दक्कन ट्रैप, इसको लावा भी बोलते हैं। यहां खूब मिनरल्स है, खूब रिसोर्स है। ठीक है, और यहां पे क्या पाया जाता है, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट क्या है, रॉक है, इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान, एंड रॉक इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। अब ये बताओ कि इस जगह पे ग्रेनाइट पाया जाएगा तो यहां के जो स्मारक होंगे, आर्किटेक्चर होगा, वो भी तो ग्रेनाइट का बनेगा। तो यहां पे दक्षिण भारत में यानी कि तमिलनाडु में यहां पे बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर जिसको राजराजेश्वर टेम्पल भी बोलते हैं, वह किस चीज से बना है, ग्रेनाइट से बना है। ठीक है, जैसा रॉक वैसा ही आर्किटेक्चर मिलेगा। तो आर्किटेक्चर जो है वो पार्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। और उस चीज को बनने के लिए किस मटेरियल का यूज हो रहा है, ग्रेनाइट का। ये हो गया साउथ की बात। अब नॉर्थ में देखो, नॉर्थ में क्या है, यहां पे क्या चीज मिल रही है, मार्बल, रेड स्टोन। ठीक है, सैंड स्टोन। ठीक है, अरावली से किस चीज का खनन किया जा रहा है, विंध्यन रेंज से किस चीज का खनन किया जा रहा है, यही तो सारे मार्बल मिलते हैं, रेड स्टोन, सैंड स्टोन। तो ईंट पत्थर, तो ये सारी चीजें, तो इस उत्तर भारत में आपको ईंट पत्थर, मार्बल, रेड स्टोन, सैंड स्टोन से बनी हुई इमारतें मिलेगी, आर्किटेक्चर मिलेगा। ठीक है, तो जितने भी यहां पे आर्किटेक्चर देखोगे वो ग्रेनाइट नहीं मिलेगा यहां पे, क्योंकि ग्रेनाइट तो यहां पाया जाता है। अब कौन ग्रेनाइट ढो करके यहां से उत्तर दिशा में ले जाए, या उत्तर दिशा का जो भी मटेरियल है उसको ढो करके कौन साउथ में ले जाए। आज तो संभव है, ढो करके आप ट्रांसपोर्ट करके कहीं भी ले जा सकते हो, बट प्राचीन इतिहास की बात मैं कर रहा हूं। तो जो चीज जहां मिल रहा है, जो रिसोर्स जहां मिल रहा है, उसी रिसोर्स का यूज करके वहां की स्मारकें बन रही हैं, आर्किटेक्चर बन रहा है। ठीक है, तो यह कैसे, और जितनी ये सारे रिसोर्स यूज कर रहे हैं, दिस इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। तो कैसे ज्योग्राफी ने इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया कि भाई इसी तरह का चीज बनाओ, ग्रेनाइट से ही मंदिर बनाओ। है ना इंटरेस्टिंग, राइट। अब जैसे सपोज एक चीज और देख लेते हैं, मौर्यन पीरियड में, मौर्य काल में
मौर्य काल में जितने भी आपको महल मिलेंगे, यहां पे अशोक का महल कैसा था? अशोक का महल वो लकड़ी से बनता था। किस चीज से? लकड़ी से। पत्थर से क्यों नहीं बना? ईंट पत्थर से क्यों नहीं बना बताओ? इसलिए कि यहां पे जंगल बहुत ज्यादा था, फॉरेस्ट ज्यादा होगा, लकड़ी ज्यादा मिलेगी, लकड़ी से बना दो, क्या दिक्कत है? आज देखो यूएस में, अमेरिका में, कनाडा में लकड़ी का मकान बनता है और बहुत सस्ता होता है, टिकाऊ होता है, कम समय बन जाता है। ये नई चीज नहीं है, ये प्राचीन समय से चली आ रही है यह टेक्नोलॉजी। लकड़ी का मकान, जापान में लकड़ी का मकान आज मिलता है क्योंकि वहां पे हमेशा भूकंप आता रहता है। तो अशोक का महल लकड़ी का था, क्यों? क्योंकि उत्खनन के बाद, खुदाई के बाद वहां कुछ चीज मिला नहीं, कोई भी स्मारक, कोई भी आर्किटेक्चर, कोई भी महल, कुछ भी चीजें जो होती है ना खुदाई के दौरान प्राप्त होती हैं, पत्थर का नहीं मिला। लकड़ी क्या है? सड़ गल करके मिट्टी बन जाएगा। ठीक है, तो जिस प्रकार का, जिस तरह का रिसोर्स व्याप्त रहेगा, मौजूद रहेगा, उसी तरह का आर्किटेक्चर वहां पे मिलेगी। और रिसोर्स इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। और कैसे ज्योग्राफी हिस्ट्री को इन्फ्लुएंस करता है, आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये वाला टॉपिक तो खत्म हो गया। अब हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ वर्ल्ड। देखो कॉन्सेप्ट क्या है इसका, पहले समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। जो डिवीजन ऑफ वर्ल्ड है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ? यूएस नेता बना पूरे विश्व का। ठीक है, निश्चित तौर पे नेता बना, लेकिन इसका कंपटीशन कौन है? कौन कंपटीशन दे रहा है इसको? यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। तो आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर टिल 1991 विश्व जो है दो धड़ों में विभाजित था। ये जियोपॉलिटिकल थ्योरी है। ठीक है, कौन कौन से धड़ों में था? फर्स्ट वर्ल्ड एंड सेकेंड वर्ल्ड। फर्स्ट वर्ल्ड के जो कंट्री थे, जिसको बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉक, और सेकेंड वर्ल्ड का कंट्री इसको बोलते हैं ईस्टर्न ब्लॉक। ईस्टर्न ब्लॉक स्टेट। ठीक है, वेस्टर्न ब्लॉक में कौन कौन से कंट्री थे? फॉर एग्जांपल नाटो, और इसके जो हेड थे कौन नेता? यूएसए। ईस्टर्न ब्लॉक के जो इसमें जो कौन कौन से कंट्री थे? फॉर एग्जांपल सोवियत यूनियन, चाइना, बट नेता कौन था? सोवियत यूनियन ही था। तो एक पॉलिटिकल, एक तरह से अलायंस था, जियोपॉलिटिकल अलायंस, जो कि एक टग ऑफ वार कर रहे थे, आपस में रस्साकसी, एक प्रॉक्सी वार कर रहे थे, कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक है, बट ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, ये बोला कि हम जो है आप लोगों की झगड़े में नहीं रहेंगे। ठीक है, अमेरिका यूएसएसआर जो लड़ रहे थे, जिसको शीत युद्ध कहते हैं, बोले कि हम लोग इसमें नहीं रहेंगे। और थर्ड वर्ल्ड का जो नेता कौन था? भारत। यह अगुवाई कर रहा था, जिसको नाम बोलते हैं गुट निरपेक्ष देश। ठीक है, और ये जनरली कौन कंट्री होते हैं? जो गरीब। बोले भाई हम लोग गरीब हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, और आप लोगों की लड़ाई में पड़ करके हम लोग और पिछड़ना नहीं चाहते हैं। ठीक है, इनका भी अप्रोच सही था, इनका भी ये कहना सही था कि भाई हम लोग आप लोगों के युद्ध में हम लोग शामिल नहीं होंगे, हम लोग गुट निरपेक्ष रहेंगे। बहुत अच्छी बात है ना कि तटस्थ रहना।
भाई उस समय तात्कालिक परिस्थिति ऐसी भारत की थी कि भारत अपने तो खाने के लिए मोहताज था, अनाज नहीं था, रिसोर्स नहीं था, रिसोर्स तो था बट वह काम का नहीं था हमारे लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो इन दोनों की लड़ाई में ये लोग हिस्सा नहीं लिए, इसीलिए थर्ड वर्ल्ड कहलाए। लेकिन आफ्टर, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, आफ्टर 1991 रसिया क्या हुआ, यूएसएसआर कोलैप्स हो गया, सोवियत यूनियन कोलैप्स हो गया, तो सेकेंड वर्ल्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से धाराशायी हो गया, खत्म हो गया। आज के समय में सेकेंड वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करती है। आज के समय में फर्स्ट वर्ल्ड ओनली और थर्ड वर्ल्ड। तो फर्स्ट वर्ल्ड में कौन कौन से कंट्री, नाटो यानी कि यूएस, कनाडा और जितने सारे यूरोपियन कंट्री, मैक्सिमम यूरोपियन कंट्री थे जो कि आज के समय में डेवलप्ड कंट्री हैं, विकास के अग्रदूत हैं, ये सारे लोग हैं। थर्ड वर्ल्ड में कौन है, भारत जैसे देश, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरब के जो कंट्रीज हैं, श्रीलंका, आसियान, जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। अब एक ये तो होगा जियोपॉलिटिकल थ्योरी, एक ज्योग्राफिकल थ्योरी है। क्या है उस, थोड़ा सा उसमें देखते हैं। ज्योग्राफिकल थ्योरी ये है, भूगोल के कुछ विद्वान हैं जैसे मिस्टर हंटिंगटन, हंटिंगटन महोदय, इन्होंने एक रिसर्च पेपर पब्लिश किया और उस रिसर्च पेपर के बिहाफ पे एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। बोले कि जो मिड लैटिट्यूड है, कि जो देश जहां का तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर के 18 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य हो, यानी कि 4 डिग्री से कम नहीं होना चाहिए और 18 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें अगर इस रेंज में का टेम्परेचर है मिड लैटिट्यूड पर या कहीं पे भी, तो ऐसे देश आर्थिक समृद्धि के परिचायक होंगे, ऐसे देश डेवलप्ड होंगे, वहां के लोगों की मानसिक क्षमता बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो इस रेंज में अगर हम बात करें और इस लैटिट्यूड को हम देखें, अवलोकन करें ध्यान से, तो मिड लैटिट्यूड कहां आता है, ध्यान से देखो तो ये जो लैटिट्यूड है यहां से लेकर के इस तरह से कुछ, मतलब कि ये और ये वाला जो बेल्ट है 35.5 डिग्री नॉर्थ और 65 डिग्री नॉर्थ के बीच का जो क्षेत्र है यह मिड लैटिट्यूड होता है। कह रहे हैं कि यहाँ पे तापमान जो है 4 डिग्री न्यूनतम और मैक्सिमम 18 डिग्री है। इस वजह से यहाँ आर्थिक समृद्धि मिलेगी, क्योंकि देखो मानव मस्तिष्क क्या है ना, एक खास तरह के तापमान पे अच्छा वर्क करता है और ठीक उसी प्रकार से कंप्यूटर की तुलना मानव मस्तिष्क की गई है। एक कंप्यूटर लैब, साइबर लैब जो होता है, वहाँ देखो एसी होता है, एयर कंडीशन, ज़्यादा गर्मी नहीं चाहिए उसको, ज़्यादा ठंडी नहीं चाहिए, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पर कंप्यूटर बहुत अच्छा वर्क करता है, कंप्यूटर का सीपीयू। इन द सेम वे मानव मस्तिष्क भी कंप्यूटर की तरह ही बिल्कुल इसी टेम्परेचर में काम करता है, बहुत बढ़िया। तो यहां के लोग क्या होंगे, क्रिएटिव होंगे। इस एरिया के लोग क्या होंगे, क्रिएटिव होंगे, सोच बहुत अच्छी होगी, ठीक है, फिलॉसफिकल होंगे, साइंटिफिकल इवोल्यूशन होगा, आविष्कार होंगे, खोज होगी। इसका परिणाम क्या होगा कि यहां पे इंडस्ट्री रिवोल्यूशन हो गया, आर्थिक विकास हो गया, पूंजीवाद आया, डेवलपमेंट होगा, ठीक है।
उसके बाद क्या होगा, ये लोग शक्तिशाली बनेंगे। शक्तिशाली बनेंगे तो क्या होगा, कहीं और भी जाके कब्जा करना चाहेंगे। तो एकदम हूबहू ये जो ज्योग्राफिकल थ्योरी है जियोपॉलिटिकल थ्योरी से मैच करती है। जो जियोपॉलिटिकल थ्योरी बना, अलायंस बना, ब्लॉक बना, उसको ज्योग्राफी के विद्वान बहुत पहले ही सोच चुके थे कि इस लैटिट्यूड के बीच में खास तरह का क्लाइमेट होगा और उस क्लाइमेट से खास तरह का समाज का निर्माण होगा। ठीक है, तो आप देखो यूएस, कनाडा, ये यूरोप के जितने भी क्षेत्र हैं, ये सब के सब जो है डेवलप कंट्री हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड क्या हुआ, विकसित देश हुए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये चीज यहां पे मिल गया जो मिस्टर हंटिंगटन कह रहे हैं। एक और ज्योग्राफी के विद्वान हैं, ठीक है, उन्होंने क्या कहा है उसके बारे में देखते हैं। मिस्टर C.W. वुड्रफ, इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया कि जहां पे सोलर इंसोलेशन, सूर्यातप की मात्रा जहां पे ज्यादा रहेगी वहां पे आर्थिक पिछड़ापन रहेगा। कितनी अच्छी बात है कि सूर्यातप की मात्रा ज्यादा रहेगी तो वहां पे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, वहां के लोग आर्थिक रूप से पिछड़े होंगे, गरीब होंगे। और यह सोलर इंसोलेशन सबसे ज्यादा कहां होता है, सबसे ज्यादा होता है, बता रहा हूं, जैसे ये है आपका इक्वेटर 0 डिग्री, राइट, ये हो गया आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 डिग्री नॉर्थ, और ये हो गया आपका 23.5 डिग्री साउथ। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये हो गया, बीच में इक्वेटर। और हम जानते हैं कि सूर्यातप की मात्रा यानी सोलर इंसुलेशन सबसे ज्यादा इसी बीच में रहता है, इसी मध्य में रहता है। इस रेंज में सूर्य जो है लंबवत चमकता है कम से कम एक बार साल में। इक्वेटर पर तो लंबवत हमेशा चमकता है सालों भर। ठीक है, लेकिन इस क्षेत्र में सूर्य की किरणें बहुत तिरछी कम पड़ती हैं, चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो चाहे कैप्रिकॉर्न हो। तो सूर्य यहां पे ज्यादा तेज यहां पे इसकी रोशनी आती है, इस वजह से यहां पे सोलर इंसुलेशन ज्यादा होगा। सोलर इंसुलेशन ज्यादा होगा तो वुड्रफ महोदय कह रहे हैं यहां पे गरीबी होगी। देखो ये एकदम स्थापित सिद्धांत है, और यही सारे तो थर्ड वर्ल्ड हैं, यही सारे थर्ड वर्ल्ड हैं जो थर्ड वर्ल्ड कह रहे हैं कि हम जो है किसी के युद्ध में भाग नहीं लेंगे, ना अमेरिका का साथ देंगे ना रसिया का साथ देंगे, राइट। क्यों, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, गरीब हैं, तो हम लोग क्यों आपका साथ दें, पहले हम अपनी गरीबी दूर करें कि हम आपका साथ दें। तो जो अमीर और गरीबी का जो विभाजन है एक खास तरह के क्लाइमेट से तैयार हुआ है, खास तरह के मौसम से तैयार हुआ है। तो आप देख लो कि ज्योग्राफी की जो थ्योरी है जियोपॉलिटिकल थ्योरी से किस प्रकार से मैच करते, किस प्रकार से संबंध स्थापित करती है। तो इस तरह का जो विचार है ज्योग्राफी की भाषा में या जियोपॉलिटिकल की भाषा में, इन विचारों को क्लब करना सीखो, जोड़ना सीखो। जब तक जोड़ोगे नहीं आप तब तक आंसर नहीं बनेगा, और जब तक आंसर नहीं बनेगा तब तक आप बोलना नहीं सीखो, और जब तक आप बोलना नहीं सीखोगे तब तक आप इंटरव्यू में बैठना व्यर्थ है आपका। इंटरव्यू में तो वही सारी बातें निकलती है ना जो आप सीखते हो बोलना। बचपन से लेकर अभी तक जो भी आप आदतें व्यवहार सीखे हो वही तो बोलते हो।
कोई नई चीज इंटरव्यू में आप नहीं बोल सकते हो, और शातिर लोग होते हैं वहां पे, राइट। तो अब अगला जो स्लाइड है इसमें थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, और लास्ट टॉपिक बचा हुआ है ये वाला, जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स में उदाहरण के तौर पर बॉर्डर डिस्प्यूट्स, इसमें पहला उदाहरण है अफ्रीका, दूसरा है इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। इसको भी हम लोग मैप से समझते हैं। देखो, अगर हम बॉर्डर डिस्प्यूट की बात करें, बॉर्डर डिस्प्यूट्स में ये देखो अफ्रीका का मैप है। अफ्रीका भी कॉलोनी था यूरोपियन का। किसका? यूरोपियन। यहां पे डच भी आए हैं, फ्रेंच भी आए हैं, पुर्तगाली भी आए हैं, अंग्रेज भी आए हैं, सबकी अपनी अपनी कॉलोनी थी। लेकिन जब इंटरनेशनल प्रेशर हुआ कि भैया आप लोग छोड़ के जाओ यहां से, जिस प्रकार से भारत को छोड़े हो, भारत को आज़ाद किए, उसी प्रकार से आप यहां भी छोड़ के जाओ, तो ये लोग भागम भाग मतलब होता है ना कि जल्दीबाजी में ये लोग, देखो एकदम जैसा लगा कि स्ट्रेट लाइन, ये देखो सूडान है, ये इजिप्ट है, ठीक है, ये सूडान है, ये एकदम स्ट्रेट लाइन बॉर्डर देखो, ये देखो स्ट्रेट लाइन, ये देखो स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन, यहां पे स्ट्रेट लाइन, मल्टीपल स्ट्रेट लाइन मिलेंगे आपको। ऐसा लगेगा कि स्केल लो और उसको खींच दो बॉर्डर ऐसे, जल्दी जल्दी छोड़ के भागो यार, बंटवारा करके। और फाइनली हुआ क्या कि ये लोग विवाद क्रिएट करके, डिस्प्यूट क्रिएट करके, जहां भी देखो स्ट्रेट लाइन वहां डिस्प्यूट है। क्योंकि अगर मान के चलो कि एक सपोज एक कंट्री है और इसके बीच में आपने ऐसे बंटवारा कर दिया, पर्सन ए का मकान जो है, हाउस यहां पे है, और उसको जो खेत हैं, लैंड जमीन कहां पे है? इस एरिया में है, दूसरे देश में। पर्सन ए का मकान इस देश में है बॉर्डर पे, और इसी पर्सन का खेत जमीन या कोई और प्रॉपर्टी इस कंट्री में है बॉर्डर पे, तो बॉर्डर पे डिस्प्यूट होगा ना। ये तो परेशान होगा कि यार हमारी सारी चीजें तो इधर है, ये तो बस सर रहने के लिए है। तो अधिकांश जो बॉर्डर डिस्प्यूट अफ्रीका में हुए हैं वह अंग्रेजों का देन है, यूरोपियन का देन है, क्योंकि वो लोग आपस में लड़ रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी इधर उधर है। तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए, सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री है, अध्यारोपित बाउंड्री है, नेचुरल नहीं है। कि नेचुरल मतलब कि जैसे पहाड़ से बना हुआ बाउंड्री, नदी से बना हुआ बाउंड्री, कि दो देश के बीच में नदी सीमा बना रही है, पहाड़ सीमा बना रहा है, तो लड़ाई युद्ध कभी होगा ही नहीं। परंतु यहां पे डिस्प्यूट्स इसलिए है कि सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री है। सुपर इम्पोज्ड लगता ही देखने में कि यार स्ट्रेट लाइन खींचा हुआ है, बिल्कुल राइट। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे भारत पाकिस्तान का उदाहरण लें, जैसे भारत पाकिस्तान का उदाहरण लें, तो आप देखो अंग्रेज क्या किए, भारत पाकिस्तान की बाउंड्री यहां पे, कश्मीर का विभाजन ठीक से नहीं कर पाए, यहां डिस्प्यूट्स, ठीक है, यहां पे तिब्बत का डिस्प्यूट्स भारत के बीच में, ठीक तरीके से मैकमोहन लाइन परिभाषित ही नहीं है, यहां अरुणाचल प्रदेश में डिस्प्यूट, यहां पे भारत और अफगानिस्तान के बीच में डिस्प्यूट, या इजराइल का डिस्प्यूट, ठीक है। जो भी डिस्प्यूट्स हुआ है वो सब यूरोपियन का देन है, अंग्रेजों का देन है। हर जगह आपने हॉट स्पॉट क्रिएट कर दिया, यहां पे हॉट स्पॉट क्रिएट कर दिया, यहां पे क्रिएट कर दिया, यहां पे क्रिएट कर दिया। भारत अफगानिस्तान के बीच में, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में हॉट स्पॉट क्रिएट कर दिया, इजराइल और हमास के बीच में, फिलिस्तीन के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट कर दिया, ठीक है। तो ये जितने भी हिस्टोरिकल ये सारे इवेंट हैं, ये सब किस चीज से डिसाइड हो रहे हैं?
बॉर्डर से, और बॉर्डर इज अ पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट है, ठीक है, ये हिस्ट्री है, बट बॉर्डर कहाँ है, ये ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है, तो आप देख लो कि जितना भी मैंने चीज बताया, राइट फ्रॉम इन्वेजन, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न, ठीक है, सरप्लस के संबंध में या ज्योग्राफिकल कंडीशन के संबंध में, हिमालय का बैरियर, उत्तर भारत का हिमालय जो है, उत्तरी हिमालय, वो भारत के लिए प्रहरी है, बट उसका विस्तार जो हिंदुकुश पर्वत है वो प्रहरी नहीं है, क्योंकि वहां पे 2 पासेस हैं, वहीं से सारे इन्वेजन हुए हैं। तो इस तरह से जो है ज्योग्राफी हिस्ट्री से कनेक्टेड है। ठीक है, और यही विचार आपके अंदर भी आने चाहिए जब कोई भी चीज़ पढ़ते हो। हिस्ट्री अलग पढ़ते हो, ज्योग्राफी अलग पढ़ते हो, नो डाउट पढ़िए, इंडियन पॉलिटी अलग पढ़ते हो, इंडियन इकोनॉमी अलग पढ़ते हो, बट जब आंसर लिखते हो तो सबको लेके समेकित रूप में लिखते हो आंसर। जब तक समेकित रूप से आंसर नहीं लिखोगे तब तक आपका आंसर अच्छा नहीं बनेगा। और इस प्रकार से जब प्रैक्टिकल अप्रोच लेकर के आंसर लिखोगे तो निश्चित तौर पे आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।